हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव, साइंस का अध्यापक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग सुपर 30 बैच के अंतर्गत फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे और अभी तक हम लोग का अभ्यास श्रृंखला 5 हो चुका है, अर्थात आज हम लोग का कौन सा अभ्यास होने वाला है? तो अभ्यास श्रृंखला 6 होने वाला है। और कौन सा टॉपिक है इसमें? तो मैंने हीट को लिया है। मेरे साथियों, हीट टॉपिक या चैप्टर हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। और जो भी क्वेश्चन आज के हैं PYQ हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो जो है थ्योरी होगा, और अगले वाले में हम लोग देखने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो है सवाल होते हैं, उनको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना, और जो है पूरे एक विस्तार रूप से कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और हमारा सेशन दमदार तरीके से होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कराए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है मेरे साथी, और यह RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो बताइए 100.4 फ़ारेनहाइट, 99.4 फ़ारेनहाइट, 97.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो मेरे साथियों, हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? आई होप आप लोग आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी होने वाला है। कौन सा होने वाला है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो हमारे शरीर का तापमान मेरे साथी जो है कितना होता है? तो 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहीं पर अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस की, अगर हम बात करें तो आपके सामने प्रश्न में ही कहा है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मेरे साथी? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक फार्मूला भी होता है, जिस फार्मूले से हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से अगर हम बात करें केल्विन, केल्विन से र्यूमर। तो आइए एक पेज पर फार्मूला कौन सा होता है तो उसको देखा जाता है। फार्मूला मेरे साथी जो है, अगर डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग C से जो है प्रदर्शित करते हैं, और माइनस करते हैं उसके हिमांक बिंदु से। हिमांक बिंदु का मतलब जिस पे वो जम जाए, अर्थात आप फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। अपान में कितना होता है, बटे में कितना होता है? तो खानों की संख्या। जैसे अगर हम बात करें जो है डिग्री सेल्सियस का हिमांक बिंदु कितना होता है? हिमांक बिंदु। और वहीं पर अगर हम बात करें इसका भाप बिंदु कितना होता है? भाप बिंदु। ठीक है, हिमांक बिंदु इसका होता है मेरे साथी 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर भाप बिंदु कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु का मतलब जो है फ्रीजिंग पॉइंट, और भाप बिंदु का मतलब अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? आप 100 में से -0 करेंगे मेरे साथी, तो कितना होगा? जो है 100 ही होगा, अर्थात 100। यानी C माइनस 0। 0 क्या है? हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट है।
वहीं पर फ़ारेनहाइट का कितना होता है मेरे साथी, तो आप लोग बताइए फ़ारेनहाइट का कितना होता है। हिमांक बिंदु, फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट F लिखेंगे और फिर -32, यानी हिमांक बिंदु इसका कितना होता है 32, बटे में आप अंतर निकालते हैं तो कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180। अब मान लीजिए ये आपस में बराबर होते हैं, बटा 100 इक्वल टू F -32 यानी 32 बटे में कितना हो गया 180। अब आपको मान लो 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इधर चलते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, तो C की जगह कितना रखेंगे 37, फिर उसके बाद कितना माइनस कितना करेंगे मेरे साथी 0 करेंगे, अपॉन में यानी बटा में कितना करेंगे 100। वैल्यू किसका पूछा है F की पूछा है, तो आप F -32 बटा में कितना करने वाले हैं 180, सॉरी मेरे साथी, बटे में कितना करने वाले हैं 180 करने वाले हैं। कितना कर देंगे 180, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 98.6 आएगा। कितना आएगा 98.6 आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्रायोजेनिक की एक विशेषता है। इंजन की बात कर रहा है, किस इंजन की बात कर रहा है, क्रायोजेनिक की एक विशेषता है जिसमें जो है कि सामान को लेकर जाया जाता है। तो चलिए कह रहा है कम तापमान, उच्च तापमान, कम दाब, उच्च दाब। बताइए क्रायोजेनिक इंजन की विशेषता क्या है, कि ये कम तापमान पर काम करता है कि उच्च तापमान पर करता है, कि कम दबाव पर करता है कि उच्च दबाव पे करता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है मेरे साथी कम तापमान पर यह कार्य करता है, इसकी ये विशेषता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जल का तापमान किस तापमान पर जमा होगा। मेरे साथी अभी हमने पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने देखा था, फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा है कि जल कब जम जाएगा। तो अभी तो हमने बताया था कि जल जो है उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर जमने की बात आती है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जल क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है। मेरे साथी आप लोग अभी गर्मी का समय आने वाला है, तो आप अपने फ्रीज में क्या करते हैं, अपने फ्रीज में जल को लेते हैं अर्थात वाटर को लेते हैं और उससे बर्फ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं। तो जो जल होता है वो बर्फ कितने जो है डिग्री सेल्सियस पर बनता है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या हो जाता है, बर्फ जो है हमारा बन जाता है जल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। कह रहा है उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य माना जाता है। किसमें पूछा है पहले ये देख लीजिए। फ़ारेनहाइट में कह रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 और फिर कह रहा है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए मेरे साथी आंसर क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, शायद आप सभी लोग इसको कमेंट कर देंगे। तो बताइए कितना होता है, और हमने सॉल्व करने का मेथड भी बता दिया है मेरे साथी। फार्मूला क्या होता है हमने बताया, डिग्री सेल्सियस के लिए C-0 अपान में 100, फिर फ़ारेनहाइट में F-32 बटे में कितना 180 इक्वल टू, अगर हम केल्विन की बात करें तो K-273 बटे में कितना होता है जो है 100। अगर हम बात करें र्यूमर की तो र्यूमर का कितना होता है, तो R-0 बटे में 80। अब आप इसी की सहायता से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को र्यूमर में, र्यूमर को
केल्विन में, सब में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6। हमारा राइट आंसर जो है कितना होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। कराए निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। कराए फ़ारेनहाइट, फिर पास्कल, सेल्सियस, केल्विन, कौन मात्रक नहीं है? तो मेरे साथी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पास्कल। अगर पास्कल नहीं है इसका मात्रक, तो पास्कल किसका मात्रक होता है अब आप लोग कमेंट करेंगे। तब तक मैं यहां पर आप लोग को एक चीज और बता दूं कि हमारे तापमान का मात्रक जो होता है वो फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, और उसके साथ साथ एक और मात्रक भी होता है जिसको हम लोग र्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? र्यूमर। र्यूमर के नाम से जाना जाता है। और जैसे आप डिग्री सेल्सियस को किस में दिखाते हो? सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से दिखाते हो, केल्विन को के से दिखाते हो, वैसे ही र्यूमर को किससे दिखाया जाता है मेरे साथी? तो र्यूमर को आर से दिखाया जाता है। पास्कल किसका मात्रक है मेरे साथी? तो दाब का यशाई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? तो आइए चलते हैं। कराए केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? हिमांक को पकड़िए, फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए कमेंट कीजिए क्या होता है। केल्विन के पैमाने पर कितना केल्विन पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात जल बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। कह रहा है 173.5 केल्विन, फिर कह रहा है 373.15 केल्विन, फिर कह रहा है 473.15 केल्विन, फिर कह रहा है डी 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शायद हमने गलत बोल रखा था मेरे साथी, सॉरी माफ कीजिएगा, 173.15 केल्विन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 373.15 केल्विन ना, यही होगा क्या? बताइए कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, वैसे तो 273 ही होता है, बस आपको ये जो है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप कंफ्यूज होइए कि कौन होता है। और हिमांक बिंदु का मतलब अभी हमने बताया था कि हिमांक बिंदु जिस पे कोई वस्तु बर्फ बन जाए, जल पिघलकर जल बर्फ बन जाए, इसी को क्या कहा जाता है? जो है हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। किसके द्वारा पूछ रहा है? विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर? उष्मा का स्थानांतरण कितने विधियों से होता है अगर बात किया जाए मेरे साथियों, तो उष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। चालन, संवहन, विकिरण। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उपर्युक्त सभी। यानी
उसके तापमान पर भी, पिंड की प्रकृति पर भी, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी। आइए थोड़ा सा उष्मा के स्थानांतरण के बारे में समझा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम बात करें हीट या उष्मा का स्थानांतरण कितने विधियों से होता है मेरे साथी, तो इसका स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। कितने विधियों से होता है? 3 विधियों से। पहला होता है चालन और दूसरा होता है मेरे साथी संवहन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपका प्रश्न था कि विकिरण, चालन की अगर हम बात करें तो चालन सिर्फ किस में होता है? ठोस में होता है। चालन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठोस के लिए किया जाता है। और इसकी विशेषता ये होती है मेरे साथी कि इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। मतलब सर, जैसे अगर हम बात करें, आप लोग क्लासरूम में बैठे होंगे, क्लासरूम में बैठकर पढ़ते होंगे या पढ़े रहे होंगे, तो मान लीजिए क्लास में पीछे कोई व्यक्ति बैठा है और मुझे उसका नोट्स चाहिए या मुझे उससे कोई एक वस्तु चाहिए। तो वस्तु हमको कैसे मिल सकती है? 2 मेथड से मिल सकती है। या तो वह वहां से चलकर मेरे पास आए, वस्तु देकर चला जाए। दूसरा एक मेथड और हो सकता है कि वह उसी स्थान पर बैठा रहे और अपने आगे वाले को वस्तु पकड़ा दे और उसके आगे वाले अपने आगे को पकड़ा दे। इसी प्रक्रिया में मेरे तक उसके द्वारा दी गई वस्तु पहुंच जाएगा। अब मान लो उसको अणु, मान लो स्टूडेंट को अणु अपना स्थान नहीं छोड़ा और चीजों का या वस्तु का स्थानांतरण हो भी गया। इसी को क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग ठोस के लिए किया जाता है। संवहन की अगर हम बात करें, संवहन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो द्रव एवं गैस के लिए किया जाता है। और आपको बताएं कि इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देता है। क्या कर देता है मेरे साथी? इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देता है। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे कभी आप लोग जब जल को गर्म किए होंगे, पानी को उबाले होंगे, तो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे बुलबुले नीचे से ऊपर आते हैं। तो ये अपने स्थान छोड़ देते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फ्रीज में जो फ्रीजर पेटिका होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसी संवहन के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। वायुमंडल का गर्म होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। समुद्र समीर और थल समीर का जो है कि बहना किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कमेंट कीजिए मेरे साथी, समुद्र समीर कब बहता है और थल समीर कब बहता है? तो नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। समुद्र समीर दिन में बहता है और थल समीर रात में उत्पन्न होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फ्रीज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर बनाया जाना, वायुमंडल का गर्म होना, समुद्र समीर एवं थल समीर। विकिरण की अगर हम बात करें तो इसे किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है।
तो मेरे साथी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रकाश का पृथ्वी पर आना। सूर्य से प्रकाश का पृथ्वी पर आना, और निर्वात में भी चलता है, ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और उष्मा का स्थानांतरण अगर हम बात करें, यानी स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा किया जाता है, तो तापांतर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तापांतर के द्वारा किया जाता है, ताप में अंतर करके किया जाता है। कभी आप लोग चाय पीते होंगे मेरे साथी, जब आप, और एक चीज और बता दूं, उष्मा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। उष्मा हमेशा किधर से किधर गति करती है, मोशन करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब आप चाय पीते हैं कप में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप कप को अपने लिप्स पे रखते हैं, हमारे लिप्स या जिह्वा जल जाते हैं। इसका रीजन क्या है मेरे साथी? तो इसका रीजन यही है कि कप का जो आपका उष्मा था वो क्या था, या चाय की जो उष्मा थी वो अधिक थी, जबकि अगर हम बात करें आपके जिह्वा या लिप्स की जो उष्मा थी वो क्या थी, कम थी। और उष्मा हमेशा किधर से किधर चलती है मेरे साथी? तो उष्मा हमेशा हमेशा किधर से किधर चलती है? तो अगर हम बात करें हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आप ठंडी के समय में, ठंडियों के समय में एक धातु की कुर्सी पर, या अगर हम बात करें लोहे की कुर्सी पर जब आप बैठते हैं तो हमें ठंडक लगता है। इसका रीजन क्या है कि इसका उष्मा क्या है, अधिक है, जो है ये ज्यादा ठंड है, और आपकी बॉडी क्या है, इसकी उष्मा कम है, यानी लो प्रेशर है, और उष्मा का स्थानांतरण होने लगता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मेरे साथी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कराए द्रव और गैसों में ताप का अंतरण का मुख्यतः कारण है। ये लो, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वैसे ही ये प्रश्न आ गया। करा है अभी मैं समझाया था, मैं अब आप लोग कमेंट करेंगे मेरे शेर एवं शेरनियों। अब आप लोग कमेंट करने वाले हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव व गैसों का ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है, कराए चालकता, संवहन, विकिरण। चालकता और विकिरण दोनों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चालकता और विकिरण दोनों। तो मेरे साथी आई होप आप लोग कमेंट एक सेकंड भी नहीं लगा होगा करने में। और हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? संवहन। अरे अभी तो बताया था मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं कि चालन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ठोस में किया जाता है। और संवहन का प्रयोग अगर हम बात करें किस में किया जाता है? तो द्रव और गैस में। समझ में आया? चले, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, देखिए सारे क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है आप उसके ऑप्शन को देखकर सही कर ले जाएंगे। लेकिन अगर रटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी? ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है।
ऊन ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो बताइए ना मेरे साथी, कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ऊन ऊष्मा का क्या होता है मेरे साथी? तो कुचालक होता है। इसीलिए हमें जो है कि गर्मी जो है कि बनाए रखता है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे जो ठंड के वस्त्र होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं रंगीन कलर के बने होते हैं, लाल, पीला, नीला। अधिकतर आप देखेंगे जो स्वेटर वगैरह होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। कभी आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि क्यों रंग बिरंगे होते हैं? तो आज हम बताने वाले हैं कि क्यों रंग बिरंगे होते हैं। क्योंकि मेरे साथी, जो रंगीन वस्तुएं होती हैं या जो रंग होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी ऊष्मा को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप रंगीन वस्त्र पहने हैं, ऊष्मा को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने तरफ अवशोषित कर रहा है। तो आपके शरीर को क्या करता है? वो गर्म बनाए रखता है। आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि हमें ठंड के समय में काले वस्त्र पहनने चाहिए, जबकि गर्मी के समय में क्या पहनने चाहिए? व्हाइट, सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि जो काली वस्तुएं होती हैं, ब्लैक वस्तुएं होती हैं, वो ऊष्मा के अधिक अवशोषक होते हैं। और आप यही अगर गर्मी में पहन लेंगे तो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो चलिए, हमारा राइट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। कह रहा है जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है गलनांक। तरल अवस्था से ठोस कर रहा है, लिक्विड से जो है सॉलिड, जल किसमें बदल रहा है? बर्फ। अरे बर्फ सॉलिड तो ही होता है। बर्फ के से अगर आपको कोई खींचकर सर पर मार दे तो सर फूटेगा कि नहीं फूटेगा? पत्थर का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बर्फ ठोस ही तो होता है। वही पूछ रहा है गलनांक कहते हैं कि हिमांक बिंदु कहते हैं कि क्वथनांक बिंदु कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बताने वाले हैं सब अभी आप सभी को कि किसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, किसे क्वथनांक कहते हैं, किसे गलनांक कहते हैं, किसे हिमांक बिंदु कहते हैं। तो मेरे साथी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हिमांक बिंदु, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी दमदार तरीके से करते रहिए। और आप सभी को से हमारा अनुरोध है कि आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। आप सभी को मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।